आज के मुख्य समाचार। सीटू हिमाचल ने लेबर कोडों को बताया मजदूर विरोधी। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल का हमला। चुनाव में तेरी पर उमेश सिंह ठाकुर का भाजपा कांग्रेस पर हमला। राज्यपाल निवास पर कांग्रेस का प्रदर्शन गैर कानूनी। संजौली अवैध मस्जिद मुद्दा। शिमला साइफर का ओपन थिएटर रैप कार्यक्रम। गेयटी थिएटर पर सजी पारंपरिक कला प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। सीटू हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 लेबर कोडों को मजदूर विरोधी और पूंजीपति परस्त बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि नए कोड मजदूरों के वेतन, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और ट्रेड यूनियन अधिकारों को कमजोर करते हैं। सीटू ने कहा कि मजदूर संगठनों के विरोध के बावजूद कोडों को एक तरफा लागू किया गया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। संगठन ने चारों कोड वापस लेकर पुराने श्रम कानूनों को बहाल करने और व्यापक चर्चा के बाद ही श्रम सुधार लागू करने की मांग दोहराई। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले कल ही 29 श्रम कानूनों को निरस्त करके 4 लेबर कोड जो बनाए हैं उसकी कड़ी निंदा की है और मांग की है कि इन लेबर कोडों को तुरंत वापस लिया जाए, निरस्त किया जाए, क्योंकि ये लेबर कोड पूरी तरह से मजदूरों के खिलाफ है और पूंजीपतियों के पक्ष में है। हमारे देश में जो कानून बने मजदूरों को लेकर, एक लंबा संघर्ष मजदूर वर्ग का उन कानूनों को बनवाने के लिए रहा। आज़ादी के आंदोलन में भी 1920 के दशक से ही जो लगातार कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और उन कानूनों पर कई हमले भी हुए, जिसमें जो ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी मिला और उसको बाद में छीनने की कोशिश भी हुई, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे बिल लादकर भी मजदूरों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश हुई। उसका भी मजदूरों ने उस वक्त करारा जवाब दिया था, उसका मुकाबला किया था। और देश की आज़ादी के बाद भी जो कानून बने सामाजिक सुरक्षा को लेकर मजदूरों की, उन कानूनों में भी जब भी कभी सरकारों ने हमला करने की कोशिश की है तो देश के मजदूर वर्ग ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हमारा मानना ये है कि वर्तमान केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है वो पूरी तरह से कॉरपोरेट कम्युनल नेक्सस उनका बन गया है और पूरी तरह से वो अमीरों के पक्ष में काम कर रही है, जहाँ पर वो पूंजीपतियों के मुनाफे को बढ़ाना चाहती है और जो मजदूरों की श्रम शक्ति है उसकी लूट करना चाहती है, मजदूरों को अधिकारों को कुचलना चाहती है। ये लेबर कोड जो हैं, जो मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं उस पर हमला करते हैं, उनकी सुरक्षा को नष्ट करते हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा छीनते हैं, उनकी व्यावसायिक सुरक्षा जो है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। बहुत ज़्यादा ढोल ढिंढोरा पीटा जा रहा है देश के अंदर कि लेबर कोड बनाकर जो है देश के अंदर एक नई पटकथा लिखी जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से मजदूरों को बंधुआ मजदूर और गुलामी प्रथा में धकेलने की एक साजिश है। और इन लेबर कोड के बनने के बाद ना केवल उनके वेतन का जो समय निर्धारित है उस पर हमला होगा, ना केवल उनकी सामाजिक सुरक्षा नष्ट होगी, ना केवल जो उनको कुछ कानूनी अधिकार थे अपनी सेवा शर्तों को लेकर, जिसमें छटनी के दौरान जो सुविधाएं थी, ले ऑफ के प्रावधान थे, या उसके साथ साथ जो किसी भी उद्योग को बंद करने की जो शर्तें थी, उन तमाम शर्तों को बदलकर पूंजीपतियों के पक्ष में कर दिया गया है। ये जो वेतन कोड बनाया 2019 में, जिसको जो अब लागू कर दिया, या सुरक्षा संबंध के ऊपर जो कोड बनाया गया, या इसके साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में जो कोड है, औद्योगिक संबंध के संदर्भ में जो कोड है, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में जो कोड है, ये चारों लेबर कोड जो हैं ये पूरी तरह से मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को छीनने का कार्य है। और हम एक बार पुनः कहना चाहते हैं कि पिछले लगभग 10 वर्षों से भारत सरकार ने भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक नहीं बुलाई है। वहीं से उसकी मंशा स्पष्ट हो गई थी कि वो किस रूप में काम करना चाहती है, और ये भी स्पष्ट हो गया है कि कितनी सारी आपत्तियां केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने दर्ज की थी, कितने हड़तालें हुई, कितने विरोध प्रदर्शन हुए, कितने जो है सरकार को जो है चिट्ठियां लिखी गई, कितने उनके लिए प्रतिवेदन दिए गए। उसके बावजूद भी एक तरफा निर्णय लेकर जो लेबर कोडों को लागू कर दिया गया है, इसकी सीटू राज्य कमेटी कड़ी निंदा करती है।
मजदूर वर्ग से हमारा आह्वान है, जनता से आह्वान है कि ये जो गुलामी और जो एक बंधुआ मजदूरी का जो षड्यंत्र जो एक रचा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा मालिकों से मिलके लूट उनकी बढ़ाने के लिए और मजदूरों पर शिकंजा कसने के लिए, उनके अधिकार छीनने के लिए, उनके काम के घंटे बढ़ाने की एक साजिश चल रही है, फिक्स टर्म रोजगार की एक साजिश चल रही है, लेबर ऑफिसों को कमज़ोर करने की एक साजिश चल रही है, लेबर कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को कमज़ोर करने की साजिश चल रही है। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ 26 नवंबर को निश्चित तौर से इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार को हम एक कड़ा संदेश देंगे और आने वाले समय में भी ये जनता के बीच में केंद्र सरकार का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे कि ये लेबर कोड मजदूरों के पक्ष में नहीं है, ये पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में है। देहरा में भाजपा संगठनात्मक की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। बैठक में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता त्रिलोक कपूर, भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी शर्मा, जिला अध्यक्ष अजय खट्टा सहित वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में 4 दिसंबर को धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम में होने वाले भाजपा के बड़े विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। यह प्रदर्शन कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों और खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार फायरिंग की घटनाएं जनता में भय का माहौल पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कभी ऊना, कभी हरोली, कभी बद्दी बरोला तो कभी नालागढ़ में फायरिंग यह सामान्य नहीं है, यह माफिया राज का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि कबाड़ माफिया, खनन माफिया और ड्रग नेटवर्क खुलेआम सक्रिय है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। बैठक में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने और प्रदर्शन को सफल बनाने का संकल्प लिया। नाकामयाबियों के खिलाफ, फेलियर्स के खिलाफ एक जबरदस्त प्रदर्शन होगा और उसकी तैयारी के निमित्त आज की ये बैठक संपन्न हुई। बहुत हास्यास्पद भी लगता है, कष्टदायक भी लगता है और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा एक वातावरण बन गया है। पूरा प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर के चिंतित। कभी ऊना में फायरिंग होती है, कभी हरोली में फायरिंग होती है, कभी बद्दी बरोटी वाला में फायरिंग होती है, कभी नालागढ़ में फायरिंग होती है। और ये कोई फायरिंग सामान्य नहीं, ये फायरिंग विशेष उद्देश्य को लेकर। अब जो बद्दी बरोटी वाले में फायरिंग हुई वो कबाड़ माफिया के बीच में हुई। अब वो कबाड़ माफिया पर किसका वर्चस्व रहेगा और किसका आशीर्वाद है, वो वर्चस्व की जंग है। माफिया है, इस खनन माफिया के ऊपर किसका एकाधिकार रहेगा, वो वर्चस्व की जंग है। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को पीटा, दौड़ाया। ये जो माफिया की हौसले सब जगह बुलंद हैं, ये बहुत बहुत बड़ी और डिरेलमेंट। हिमाचल प्रदेश जो अपनी शांति के लिए, अपने और व्यवहार के लिए जाना जाता था, आज वहां पर इस प्रकार की घटनाओं का होना, और ये घटना एक दिन से नहीं, 2023 के अंदर, 22 के अंदर सरकार बनने के तुरंत बाद 23 में चंबा में जो नृशंस हत्या हुई एक और दलित युवा की, नृशंस हत्या, कहाँ उसके टुकड़े करके बैग में भरकर नाले में के, और एक वातावरण ऐसा बनाए कि कोई रोक टोक। और उसी के कारण ये ड्रग माफिया, चिट्टा माफिया ये काम कर रहा है और प्रदेश की शांति उसको समा, जहाँ प्रदेश के अंदर और झूठ और झूठ और झूठ इसका राज है, जहाँ संस्थान बंद हो रहे हैं
वहां पर ये बिगड़ती कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक वातावरण को पूरी तरह से तार तार कर रही है और ये बहुत चिंतनीय है। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विशाल प्रदर्शन करेगी और सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प 4 दिसंबर को जोरावर सिंह स्टेडियम में लिया। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव टलने पर रोमित सिंह ठाकुर ने भाजपा और कांग्रेस के 68 विधायकों पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में डिजास्टर एक्ट लागू है और इसी बहाने चुनाव नहीं हो सकते तो फिर विधायकों के दैनिक भत्ते 1800 से बढ़ाकर 2500 कैसे किए गए, 100 करोड़ के एमएलए आवास कैसे बन रहे हैं और उनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ाई गई। रोमित सिंह ठाकुर ने दावा किया कि राज्यपाल और चुनाव आयोग तय समय पर चुनाव कराने की बात कह चुके हैं, फिर भी दोनों पार्टियां चुनाव से बच रही है क्योंकि तीसरे विकल्प की बढ़ती चर्चा से वे घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा कांग्रेस को नकारने का मन बना चुकी है और पंचायती राज चुनाव में बड़ा बदलाव दिखेगा। नमस्कार, जय भवानी, मैं रोमित सिंह ठाकुर। साथियों, हिमाचल प्रदेश आपदा ग्रसित है। डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू है और इस डिजास्टर एक्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयानानुसार पंचायती राज चुनाव नहीं हो सकते। राज्यपाल महोदय बार बार बोल चुके हैं तय सीमा पर चुनाव होने चाहिए। निर्वाचन आयोग बोल चुका है तय सीमा पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार यानी कि 68 विधायक कह रहे हैं कि अभी तक पंचायती राज चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपदा ग्रसित है। लेकिन साथियों, हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू होने के बावजूद भी 68 विधायकों की भाजपा कांग्रेस के इनके दैनिक भत्ते बढ़ सकते हैं। भाजपा कांग्रेस के 68 विधायकों की तनख्वाह बढ़ सकती है। भाजपा कांग्रेस के 68 विधायकों के लिए 100 करोड़ के आवास बन सकते हैं। लेकिन पंचायती राज चुनाव नहीं हो सकते। भाजपा कांग्रेस के नेताओं को पता चल चुका है कि तीसरे विकल्प के बढ़ने से हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा कांग्रेस को नकारने जा रही है। आने वाले चुनाव में वो डर प्रदेश के 68 विधायकों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये पंचायती राज चुनाव को टालने का ये बहाना बना रहे हैं क्योंकि दोनों हैं तो चोर चोर मुसेरे भाई, 5 साल तेरे, 5 साल मेरे, 5 साल तू लूट, 5 साल मैं लूटूं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में ये डिजास्टर एक्ट का बहाना ये बार बार लगा रहे हैं। प्रदेश की जनता ये चाह रही है कि जो पंचायती राज चुनाव है वो तय सीमा पर होने चाहिए। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी सीधा सवाल 68 विधायकों से ये करना चाहती है कि अगर डिजास्टर एक्ट में तुम अपने भत्ते बढ़ा सकते हो, तुम अपने तनख्वाहें बढ़ा सकते हो, 100 करोड़ के आवास तुम अपने लिए बना सकते हो, तो पंचायती राज चुनाव क्यों नहीं करवा सकते? ये प्रदेश की जनता की आवाज है और 68 विधायकों को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो इस चीज का जवाब आने वाले चुनाव में भाजपा कांग्रेस के 68 विधायकों को जरूर देगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता अब तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रही है, भाजपा कांग्रेस को सिरे से नकार रही है। धन्यवाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राज्यपाल निवास पर कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को पूरी तरह गैर कानूनी और अभद्र राजनीतिक आचरण बताया है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति राजभवन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में प्रदर्शन करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकना संवैधानिक मर्यादाओं को खुली चुनौती है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों पर सरकार और चुनाव आयोग के बीच बढ़ता टकराव चिंताजनक है और यह साबित करता है कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल व प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से कानून व्यवस्था मजबूत करने और ऐसे गैर कानूनी प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की। महामहिम राज्यपाल महोदय के निवास पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन गैरकानूनी है, बिना परमिशन के और हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय के निवास पर जाकर के प्रदर्शन करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पुतला फूंकना, ये इस बात की कोशिश है कि किसी तरह से राज्यपाल महोदय को और डराया जाए, धमकाया जाए और गलत कार्य करने पर मजबूर किया जाए। प्रदेश के अंदर आज संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने
महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर उनको और प्रदेश की ताजा तरीन हालत को पूरी एक बड़े पत्र के अंदर उसका खुलासा किया है। पंचायती राज चुनावों के अंदर जिस प्रकार का टकराव सरकार और चुनाव आयोग के बीच में आज खड़ा हुआ है, वो पूरी तरह से इस बात को साबित करता है कि हिमाचल प्रदेश की सत्ता पूरी तरह गैर संवैधानिक तरीके से चलने में और लगी हुई है। संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों को और समाप्त करने के काम में प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डालकर जो चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार हैं उनको समाप्त करने की प्रक्रिया की ओर प्रदेश की सरकार लगी हुई है। ये जो पंचायतों के प्रधान, बीडीसी मेंबर, पंचायतों के वार्ड पंच, जिला परिषद के सदस्य, नगर पालिकाएं, उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उन अधिकारों के ऊपर पूरी तरह कुठाराघात है और प्रदेश एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट में से गुजर रहा है। हम महामहिम राज्यपाल महोदय के विरुद्ध की गई टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एक सुरक्षित आरक्षित स्थान के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंकने का जो कुकर्म किया है उसकी भर्त्सना और निंदा करते हैं। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के मामले को लेकर विभिन्न समितियों का क्रमिक अनशन छठे दिन भी जारी रहा। देवभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय आज स्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सरकार ने लिखित रूप में मस्जिद की बिजली पानी आपूर्ति बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, फिर भी 29 नवंबर तक एहतियातन अनशन जारी रहेगा। विजय के अनुसार समितियों की सभी मांगों पर सरकार ने निर्णय ले लिया है। मस्जिद को हटाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड तय समय से पहले मस्जिद नहीं हटाता तो नगर निगम स्वयं कार्यवाही कर ढांचा गिराएगा। समितियों ने फिलहाल शांति बनाए रखते हुए तारीख का इंतजार करने का निर्णय लिया है। उस दिन ये था कि अनशन हमारा चौथे दिन में था। हम लोग जल का भी त्याग कर चुके थे, तो बॉडी की शुगर लेवल डाउन हो गया था, तो मैं और मदन जी दोनों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। उसके बाद जो स्थितियां रही यहाँ पे, पूरे सनातन समाज हिमाचल प्रदेश से आया। इस बार तो सबसे बड़ा विषय ये था कि दूर दराज के क्षेत्र कुड्डू, त्यूणी, अड़ाल, चंबा, इन क्षेत्रों से भी कई सीनियर सिटीजन लोग यहाँ इस हमारे इस आम कॉल पे यहाँ पे पहुंचे थे। यहाँ पर जो हमारी प्रशासन से 3 ही मांगे थी कि एक जो एफआईआर आपने शुक्रवार को नमाज रोकने पे की है, आप उसे वापस ले। दूसरा हमारा ये था कि जो न्यायालय के आदेश के अनुसार बिजली पानी आप इसका काट दीजिए मस्जिद का। तीसरा, नमाज नहीं होगी। चौथा ये कि मस्जिद को सील किया जाए। तो देखिए, आंदोलन की बीती रात वीरवार को ही प्रशासन के साथ हमारा वार्तालाप शुरू हो गया था। कुछ बिंदुओं पे प्रशासन ने अपनी सहमति जता दी थी, जैसे कि नमाज नहीं होगी, इस बिंदु पे प्रशासन ने सहमति जता दी थी। फिर बाकी बिजली पानी काटने को लेकर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे कि ये चीजें नहीं हो पाती थी। तो दूसरे दिन यहाँ आंदोलन आया, प्रशासन आया, हमने उन्हें वो सारी की सारी चीजें ब्रीफ की कि जब न्यायालय के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि 60 दिन का समय उनको तोड़ने के लिए दिया गया है और उससे पहले बिजली पानी काटने का आदेश है, तो आप क्यों नहीं काट रहे? तो जब वो वार्ता हुई तो उसमें आयुक्त महोदय से भी बात हुई, तो एक ही चीज थी कि बिजली पानी काटने के लिए भी हमें कुछ टेक्निकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। एपी को डाटा जुटाना होगा, फील्ड स्टाफ को रिपोर्ट करने के लिए कहना होगा कि कितने बिजली के कनेक्शन, कितने पानी के कनेक्शन इंस्टॉल्ड है, उसकी भी रिपोर्ट आनी है। एक प्रक्रिया की पालना करनी होगी, अन्यथा मैटर सब्जुडाइज होने की संभावना है। तो हमारा प्रशासन के साथ हमने एक फ्रेमवर्क तय किया। हमने ये तय किया कि कितने समय में हमें क्या चीजें होनी है और एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, क्योंकि डीसी शिमला 26-27 तारीख तक यहाँ शायद है नहीं, उस दिन भी नहीं थे, तो वो भी आएंगे। उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी की 29 तारीख को बैठक होगी और सारे के सारे बिंदुओं का जो निराकरण है वो 29 तक हो जाएगा।
प्रशासन ने थोड़ी सकारात्मकता दिखाई तो हमने भी 2 कदम चलने का निर्णय लिया, क्योंकि टकराव हम भी नहीं चाहते थे, शहर का माहौल खराब हो, हम ही लोग इस पर शहर में रहते हैं, हम लोगों के ही बच्चे स्कूल गए थे, तो वो स्थिति हम भी नहीं चाहते थे कि वो स्थिति पैदा हो। परंतु कई बार अगर प्रशासन को झुकाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है, तो हमने जब प्रशासन 2 कदम चला तो हमने अपनी चक्का जाम की कॉल और जो हमारा आमरण अनशन था वो वापस ले लिया। परंतु फ्रेमवर्क की डेट जो 29 तक तय की गई थी, तो हमने ये तय किया कि प्रशासन का कोई भरोसा नहीं है, सरकार के दबाव में आके कभी भी पलटी मार दे, बेशक चाहे लिखित में हुआ है तो प्रशासन पे दबाव बना रहे। इसके लिए हमने ये तय किया कि हम 29 तारीख तक जो है हम क्रमिक अनशन पे रहेंगे, ताकि प्रशासन पे दबाव बना रहे। माननीय न्यायालय ने 30 दिसंबर तक का समय उस मस्जिद को तोड़ने के लिए दिया है, वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को। अगर वो नहीं तोड़ते तो 31 दिसंबर को हम नगर निगम पे दबाव बना देंगे कि आप तोड़िए। जब प्रशासन ने उसमें नगर निगम कोर्ट ने पहले ही बिजली पानी काटने का आदेश दिया था, जिसको सेशन कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, सिर्फ टाइम लिमिट चेंज की थी उसमें डेमोलिशन की, बाकी ऑर्डर एज इट इज है, तो फिर क्यों नहीं काटा जा रहा है? तो इसी चीज को लेके हमारा आंदोलन था और अभी भी यही विषय रहेगा हमारा। 32 नवंबर को प्रशासन के साथ जो बैठक होगी वहां हम तय करेंगे कि अगर प्रशासन ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया है, अगर प्रशासन उसके अनुसार काम कर रहा है तो ठीक है, अगर प्रशासन पलटी मारने के लिए तैयार है तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहेगा। हिमाचल प्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिमला साइफर द्वारा शिमला के ओपन थिएटर में एक ऊर्जावान रैपिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए उभरते रैपर्स ने अपनी दमदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम प्रतिभाशाली युवाओं को पहचान दिलाने और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर रुद्राणी ने भी अपने प्रभावशाली रैप परफॉर्मेंस से प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें अपने हुनर को निखारने के लिए प्रेरित किया। शिमला साइफर ने घोषणा की कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन नियमित रूप से किए जाएंगे ताकि हिमाचल के युवा कलाकारों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर मिल सके। और हमारा जो शिमला साइफर है ये वैसे तो बहुत पहले शुरू हो चुका है, पर मैंने इसको पिछले साल ज्वाइन किया था एंड मुझे पता चला कि यहाँ पे रैपर्स कितना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। दे आर रियली टैलेंटेड एंड आप देखो कि बहुत डीप मतलब बातें वो बोल देते हैं ऐसे रैप करने से। और आज उसी का ही एक शो हो रहा है, हमारा शोकेस हो रहा है, रिवाइवल जिसका नाम है। एंड एक्चुअली क्योंकि अंडरग्राउंड रैपर्स है सारे, उनको स्टेज नहीं मिल पाता है तो वो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने में थोड़ा हिचकिचाते भी हैं। तो हम एक शोकेस करना चाहते थे, उनको एक परफॉर्म करने के लिए एक स्टेज देना चाहते थे जिससे कि वो एक्सपोज हो सके ऑडियंस के लिए एंड ऑडियंस को भी उनके बारे में पता चल सके कि अंडरग्राउंड रैप साइफर क्या होता है, शिमला साइफर क्या है एंड हिप हॉप कम्युनिटी हिमाचल में कितना अच्छा काम कर रही है। एक रैली में हमने कुछ अपने जो आर्टिस्ट है उनको भेजा था, तो उनको उनकी वजह से हमें एक स्टेज मिला है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी पॉइंट पे परफॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी परमिशंस लेनी होती है, तो हमारा मतलब जो भी सरकार है उसकी तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अभी के लिए और आगे के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे और अपने आप को प्रूव करते रहेंगे कि हम कुछ हैं। रैपिंग यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसमें क्या है हम मतलब क्योंकि गाना बनाना इज़ नॉट अ वेरी, ये बहुत आसान काम नहीं है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, पैसा लगता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज लगते हैं एंड प्रोड्यूसर्स चाहिए होते हैं। तो हम कुछ कोलैबोरेशंस में हम कुछ काम करवा रहे हैं एंड प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिससे कि एवरी मंथ हमारे स्पॉटिफाई पे कुछ ना कुछ हम हर एक आर्टिस्ट को मौका देंगे जो भी हमारे शिमला साइफर के हैं। एंड क्योंकि मतलब भारत में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, ये बहुत सारे जगहों पे ऑलरेडी ये इस काफ़ी लेवल पे काम हो रहा है। तो धीरे धीरे करके हम शिमला साइफर ऑलरेडी जो काम चल रहा है अब उसको हम और अच्छे से करने वाले हैं एंड एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे लेके आने वाले हैं। जब मैंने एंटर किया था शिमला साइफर में तो मुझे 1% भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई। सबने इतना अच्छे से एज वी आर लाइक अ फैमिली, तो उन्होंने ज़रा भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया। इट्स जस्ट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और हर लड़की के अंदर वो करेज होता ही है, तो उसको
थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट. आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा, जैसे मैंने भी किया और मैं अभी भी सीख रही हूँ. इट्स अ जर्नी. पैशन मेरा बहुत दिल से है. एंड मैंने जैसे बोला कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरी पीएचडी का टॉपिक इज अबाउट हाउ रैप इज लाइक, मतलब रैप किस तरह से स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है. एंड उसका फार्माकोलॉजिकल वे मुझे मतलब मैं पीएचडी में रिसर्च के बेस पे कर रही हूँ. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सर्दियों की रौनक के साथ ऐतिहासिक गेयटी थिएटर परिसर इन दिनों पारंपरिक कारीगरी और स्थानीय संस्कृति से सजी प्रदर्शनी के कारण पर्यटकों का बड़ा आकर्षण बना हुआ है. शिमला घूमने आए बाहरी राज्यों के सैलानी यहाँ रंग बिरंगे हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्रों और स्थानीय कलाकृतियों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं. प्रदर्शनी की खासियत यह है कि यहाँ प्रदर्शित हर उत्पाद हिमाचल के स्थानीय कारीगरों द्वारा हाथों से तैयार किया गया है. हिमाचली शॉल, टोपी, ऊनी मफलर और पारंपरिक कलाकृतियां पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय हो रही है. स्थानीय कलाकारों का कहना है कि इस तरह की प्रदर्शनियों से न केवल उन्हें अपनी कला को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, बल्कि उनकी रोजगार संभावनाएं भी बेहतर होती है. सर्दियों की खूबसूरती और हिमाचली परंपरा का संगम बनी यह प्रदर्शनी आने वाले दिनों में भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी. ऑल आइटम गर्म आइटम मिलेगा हमारे पास. गर्म शर्ट देख, पैंट का रेट 2000 है जी, लेस में 20% दे रहे हैं हम. 1600 का नेट पड़ेगा, शर्ट भी और पैंट भी. बाकी हाफ सदरियाँ हैं, कोट है, फीमेल के लिए भी हाफ सदरियाँ हैं और कोट है, पानी कोट है. कलर ऑप्शनल मिलेंगे जिसमें लेडीज में मिलेंगे, जेंट्स मिलेंगे. गर्म ट्राउजर भी लड़कियों के लिए भी है. ये ऊन के है, भेड़ के है, खरगोश के है, याक के है, हाथों से बनाए हुए हैं. इसमें 15 दिन लगते हैं. किनौरी है, 15 दिन में बन जाता है, ये तैयार हो जाता है. सब के साथ चलता है. ये 12,500 का है, 20 डिस्काउंट है, 10,000 का नेट है. पहले तो इसका जैसे जो डिज़ाइन है ये तैयार किया जाता है खड़ी में, उसके बाद आता है बनाने के लिए. उसके बाद बनाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है इसमें. ये वैसे अगर टोपी बनानी है खाली तो 1 दिन लग जाएगा. 8-10 टोपियाँ बन जाएगी. दाम अलग अलग दाम है, 100 रुपये से स्टार्टिंग. कुल्लू में इसमें डिज़ाइन भी अलग अलग आएंगे ना जी सभी में. कुल्लू कैप से 750 के 600 की पड़ेगी. इसमें डिस्काउंट भी 20% डिस्काउंट दे रहे हैं. हाथ से बनी हुई है, हैंडमेड रहेगा ये. अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ. लेट मी थिंक कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्टफ, सो उसके अकॉर्डिंग ही होगा डिसाइड की. अब यहाँ पे काफ़ी वर्सेटाइल्स है, सो व्हाट आई एम जस्ट कि अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ. कलर तो अच्छे हैं, नो डाउट, बट ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे. बट हाँ ठीक है.